नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेनेशन की, तो कैटेनेशन क्या है? कार्बन की ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है? जब सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसी को हम कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेम एटम्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जैसे मान लो कार्बन के एटम्स क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हुई? ये इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि कैटेनेशन की वजह से ये क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कैटेनेशन जो है ये क्या फॉर्म करता है? ये लॉन्ग चेन्स भी फॉर्म करता है, ठीक है। लॉन्ग चेन भी बना देता है, ब्रांच चेन भी बना देता है और रिंग चेन्स भी बना देता है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना देता है, ठीक है। तो कैटेनेशन की वजह से कार्बन जो है वो ब्रांच चेन्स बना लेता है, लॉन्ग चेन्स बना लेता है और रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट कार्बन जो है वो मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो कैटेनेशन शो करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और सल्फर, लेकिन कार्बन जो है वो मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है, ठीक है। क्यों शो करता है मैक्सिमम कैटेनेशन? क्योंकि जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। कार्बन का एटम जो है उसका स्मॉल साइज है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गली होल्ड भी कर पाते हैं। यहाँ पे हाई बॉन्ड एनर्जी रहती है, ठीक है। कार्बन में हाई बॉन्ड एनर्जी रहती है, प्लस जो इसकी टेट्रावेलेंसी है वो इसको 4 स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड्स बना के देती है। नेक्स्ट अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है वो भी कैटेनेशन शो करता है, लेकिन ये लिमिटेड कैटेनेशन शो करता है, यानी कि कुछ अमाउंट के बाद ये भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो लार्ज है ना। अगर हम कार्बन से उसको कंपेयर करें तो सिलिकॉन का साइज जो है वो लार्जर होता है, इस वजह से वो ज़्यादा कैटेनेशन शो नहीं कर पाता। प्लस इसका जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड है वो भी वीक है, और कार्बन का कार्बन कार्बन बॉन्ड जो था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो वीक होता है। और अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉर्म करता है, और ये भी लिमिटेड कैटेनेशन ही शो करता है, यानी कि S8, यानी कि ये सिर्फ 8 एटम्स तक ही कंबाइन कर पाता है, उसके बाद ये कंबाइन नहीं कर पाता। यहाँ पर भी सल्फर सल्फर का बॉन्ड जो है वो वीक रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और क्राउन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस तरीके से, और 8 एटम्स कंबाइन करने के बाद ये रुक जाता है, उसके बाद ये कंबाइन नहीं कर पाता। नेक्स्ट अगर हम टेट्रावेलेंसी की बात करें तो टेट्रावेलेंसी क्या है? टेट्रावेलेंसी कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है? 4, यानी कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी वजह से ही उसके पास 4 बॉन्ड्स बन पाते हैं, ठीक है, और वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन एक और कार्बन की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिन्हें मोनोमर बोलते हैं, ठीक है, ये मोनोमर क्या करते हैं? कंबाइन करके एक बड़ा पॉलीमर बना देते हैं। पॉलीमर जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो उन्हीं मोनोमर से बना होता है। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है ये किस चीज़ में हेल्प करती है? इसी की वजह से जो प्लास्टिक है, फाइबर्स हैं, सिंथेटिक मटेरियल हैं, ये सब हमें किससे मिला है? जब हम मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं और उनसे एक बड़ा पॉलीमर बनता है, ठीक। तो उन्हीं से हमें ये प्लास्टिक, फाइबर्स और सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। पॉलीमराइजेशन 2 तरीके की होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी शो किया, जैसे इथीन आपका एक मोनोमर है, इसको जब इथीन को हम बहुत सारे इथीन को कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बन जाता है? पॉली इथीन बन जाता है। पॉली यानी कि बहुत सारे, है ना, तो पॉली इथीन बन जाता है जो कि एक पॉलीमर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म भी कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है। तो क्या खास है आइसोमेरिज्म में, या क्या होता है आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग रहता है, ठीक है। यानी कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तब वहाँ पे आपका क्या है? आइसोमेरिज्म है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है आइसोमेरिज्म के? यहाँ पे आपको
एक तो ब्यूटेन का एग्जाम्पल शो किया है और एक पेंटेन का एग्जाम्पल शो किया है। ब्यूटेन जो है वो 2 आइसोमर्स तक फॉर्म कर सकता है, पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर्स तक शो करता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया है ब्यूटेन के, तो ब्यूटेन में एक तो बनता है एन ब्यूटेन जो कि स्ट्रेट चेन में रहता है। ठीक है, अब इसी स्ट्रेट चेन में से जब एक कार्बन जो है वो नीचे आ जाता है इस तरीके से, तो वो क्या बन गया, ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब आप देख सकते हो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, C4H10, है ना। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो अलग है ना। ब्यूटेन में एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है, जिसमें एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। दोनों का सेम फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है और प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। सेम एज इट इज अगर आप पेंटेन की बात करो तो यहाँ पर भी आपको 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पेंटेन के, एक है एन पेंटेन, एक है आइसोपेंटेन और एक है नियोपेंटेन। तीनों अलग अलग है। अगर हम पेंटेन की बात करें, जो एन पेंटेन है उसकी बात करें तो ये स्ट्रेट चेन में है। फिर आइसोपेंटेन में क्या हो गया, कार्बन जो है वो सेकंड कार्बन के ऊपर लग गया, सेकंड कार्बन के नीचे लग गया और इससे आपका क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया जो कि एक आइसोपेंटेन है। ठीक है, लास्ट वाले की अगर हम बात करें नियोपेंटेन, तो इसका जो है नेम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अभी हम आयोपेक नेम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो सेकंड कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है ना। तो सेकंड कार्बन के ऊपर 2 कार्बन और लगे हुए हैं, है ना, इसको मिथाइल हमने बोला है। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन जो है वो आपके लगे हुए हैं नियोपेंटेन में। तो आइसोमेरिज्म जो है वो आपका ब्यूटेन से ही स्टार्ट होता है। ब्यूटेन से पहले जो है आपके मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, वो आइसोमर्स फॉर्म नहीं करते। ठीक, आइसोमेरिज्म स्टार्ट ही आपका किससे होता है, ब्यूटेन से होता है। ठीक है, अब ये देखो अगर इससे कम होता है, यानी कि अगर आपके पास प्रोपेन होता तो वहाँ पर आपका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं था, है ना। जब ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है तो उसका आइसोमेरिज्म भी नहीं बन सकता। तो जो मिनिमम आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट ही ब्यूटेन से होता है। अब आपको दिख रहा है ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स बन रहे हैं, पेंटेन में 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ब्यूटेन और पेंटेन का ही पूछेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इनके आइसोमर्स भी और बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब आइसोमर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है या क्यों हमें आइसोमर्स चाहिए अलग अलग। क्योंकि जो ये डिफरेंट आइसोमर्स हैं इनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, ये सब अलग होते हैं। मतलब इनकी जो क्वालिटीज़ है वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और इनका यूज़ जो है फिर हम मेडिसिन में, फ्यूल्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं सेम एलिमेंट के, यानी कि जब सेम एलिमेंट अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा रहा है उसी को हम एलोट्रॉप्स बोल रहे हैं। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, अलग होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर रहती हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है। तो यहाँ पे आपको 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के, उनके बारे में पढ़ना है। एक है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। डायमंड में क्या होता है कि एक एक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और ये एक 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। अब ये जो इसकी बॉन्डिंग है, जो 4 कार्बन एटम्स जो है, एक एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली नहीं है, सब पैक्ड हो गए, है ना। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है, एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बन जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अब क्योंकि इसके पास कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए यानी कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। प्लस ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसका यूज़ जो है कटिंग में, ड्रिलिंग टूल्स में और ज्वेलरी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा और इससे वो क्या करता है, हेक्सागोनल शीट्स की फॉर्म में इसको बनाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, लेयर्स की फॉर्म में रहता है और ये क्या
हेक्सागोनल शीट्स की लेयर्स रहती हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक हेक्सागोनल शीट्स की लेयर्स रहती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। एक कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक तो खाली रह गया, है ना, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास रहता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इनकी जो ये लेयर स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल शीट के फॉर्म में, ये जो लेयर स्ट्रक्चर होता है ये इनको सॉफ्ट और स्लिपरी बनाता है। क्यों? क्योंकि वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सॉफ्ट और स्लिपरी भी होता है। ये ब्लैक और ओपेक जो है उस तरीके से दिखता है और इसका यूज़ पेंसिल लिड में, ल्यूब्रिकेंट्स में और इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है। यहाँ पर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हो। जैसे ये क्या है, हेक्सागोनल शीट्स की फॉर्म में है और लेयर्स फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है, और एक के ऊपर है 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, है ना, एक के ऊपर एक लेयर है और हेक्सागोनल शीट्स की फॉर्म में है। यहाँ पे इनके पास एक एक कार्बन एटम जो है वो 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि ये आपको कार्बन एटम दिख रहा है ना, ये एटम जो है ये क्या कर रहा है, ये 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो एक एक बॉन्ड इसका खाली रह गया, एक इलेक्ट्रॉन उसका खाली रह गया और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो इनका एक बॉन्ड है ना ये वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लेयर्स वाला है जो एक लेयर को दूसरी लेयर से कनेक्ट कर रहा है ये वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है जो कि वीक फोर्स हो जाता है। इसीलिए ये जो लेयर्स है ये एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है उसको हम C60 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है, बॉल जैसा, फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल होता है ये और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है स्लाइटली। इसमें क्या हो रहते हैं, हेक्सागोन और पेंटागोन के स्ट्रक्चर्स रहते हैं और इसको यूज़ किया जाता है ल्यूब्रिकेंट्स में, मेडिसिन्स में और नैनो टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये। अब हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते। रिंग स्ट्रक्चर्स आपके किस में आते हैं? वो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है, मतलब स्वीट स्मेलिंग होते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। एरोमेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बेंजीन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ये बेंजीन और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो ये 6 कार्बन जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें एक सिंगल बॉन्ड रहता है, एक डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। C6H6 इसका फॉर्मूला रहता है और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाते हैं। तो एलिफेटिक को हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे आप इनके नेम से ही समझ रहे हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर और एडिशन नहीं कर सकते। सैचुरेशन यानी कि वो अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए हैं, यानी कि और उसमें एडिशन नहीं हो सकता, ठीक है, और उसमें कुछ भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनके अंदर अभी भी कैपेसिटी है कि वो थोड़ा सा और सब्सटेंसेस को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड के अंदर आपकी कैटेगरी आती है एल्केन्स। एल्केन्स जिनके सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एल्केन्स बोलते हैं और वो आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फॉर्मूला इनका क्या रहता है? CnH2n+2, ठीक है। जैसे कि आप मीथेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, इथेन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का। इनमें सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, अभी हम उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले जनरल फॉर्मूला देख लो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो फॉर एन एग्जाम्पल हमने कार्बन का नंबर ले लिया है 1, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से अगर हमने कार्बन का नंबर ले लिया है 1, ठीक है, तो एक कार्बन है तो H कितना हो जाएगा? 2 1 2 + 2 यानी कि 4। तो यानी कि आपका किसका फॉर्मूला बन गया? मीथेन का फॉर्मूला बन गया CH4। अब इसी तरीके से अगर हम कार्बन का नंबर ले लेते हैं 2, ठीक है, तो N की जगह हमने क्या रखा? 2। तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा?
C2H, अब यहाँ पे 2 2 4 + 2 6, यानी कि आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया, इथेन का फॉर्मूला बन गया C2H6। इसी तरीके से आप और भी एल्केन्स बना सकते हो, बस आपको जनरल फॉर्मूला जो है वो यही यूज़ करना है, ठीक है। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला यही रहता है। नेक्स्ट, एल्केन्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनेंगे, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच के जो बॉन्ड बनेंगे वो सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो सिंगल बॉन्ड्स की बात हो रही है वो सिंगल बॉन्ड्स किस किस के बीच होंगे, सिंगल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो हम हमेशा कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं। दो एटम्स कार्बन कार्बन के, उनके बीच ही हम सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इथेन में, है ना। इथेन में आपके पास 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक एल्केन हो गया। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड क्या है, जिनके अंदर हम और ऐड ऑन कर सकते हैं, और सब्सटेंसेस को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड को फर्दर हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, एल्कीन्स और एल्काइंस में। एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, यानी कि इनके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें और सब्सटेंसेस को ऐड करके उसको एल्केन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर अल्काइंस की बात करें तो इनके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें और सब्सटेंसेस को ऐड करके उनको अल्कीन्स में या अल्केन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट अल्केन्स के बॉन्ड को ब्रेक करके किसी और में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन एल्कीन और अल्काइन को उनके बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ। अब एल्कीन की अगर हम बात करें तो एल्कीन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। हमने क्या बताया था कि जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो किसके बीच की बात हो रही है, कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, वो कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम सबसे छोटा जो कंपाउंड आता है एल्कीन में, वो कौन सा है, इथीन, क्योंकि 2 कार्बन इसी में है। मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो वो तो आएगा ही नहीं एल्कीन में, है ना, उसके पास तो एक ही कार्बन है, तो वहाँ तो डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। तो सबसे छोटा जो है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा और सबसे छोटा जो कंपाउंड है एल्कीन का, वो कौन सा है, इथीन। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है CnH2n। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब सबसे छोटा कंपाउंड कौन सा है एल्कीन्स का, इथीन, यानी कि कार्बन 2। तो यहाँ पर 2 से ही शुरू होगा, यानी कि कार्बन 2 ही रहेगा यहाँ पे मिनिमम, उससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं लेकिन 1 नहीं जाएगा, ठीक है। तो कार्बन 2 जो है वो यहाँ पर हमने लिया, तो H2 कितना बन गया, C2H4, यानी कि इथीन बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये है इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एक कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या बात कर रहे थे कि एल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड है, दैट मीन्स इनके बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं, इनके बॉन्ड को ब्रेक करके हम सैचुरेटेड यानी कि एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इनका ये बॉन्ड मैंने इनका ब्रेक कर दिया। अब एक ही बॉन्ड रह गया कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड हो गई, यानी कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स फिर से बन गए, है ना। एक एक कार्बन के दोनों के 4 बॉन्ड्स फिर से बन गए, हाइड्रोजन ऐड हो गई, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड रह गया, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये इथीन से इथेन में कन्वर्ट हो गया, है ना। सिंगल बॉन्ड पे आ गया डबल बॉन्ड से। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्काइंस की, तो अल्काइंस क्या होते हैं, तो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में। इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n-2, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इथाइन शो किया है, ये इनका जनरल फॉर्मूला रहता है। अब इस जनरल फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा
यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास इथाइन का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, C2H2, ये आपके पास इथाइन का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर भी क्या होता है, जो अल्काइंस होते हैं ना, उनके बॉन्ड को ब्रेक करके हम अल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उनके बॉन्ड को ब्रेक करके हम अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस तरीके से आपके पास इथाइन का फॉर्मूला रहता है ना, 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके एक एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देंगे। तो हमने ये इसका एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसका फिर से एक और बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ये भी हमने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ एक ही बॉन्ड रह गया कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि पहले हमने अल्कीन बनाया, फिर हमने अब अल्केन्स बना दिया, यानी कि अब ये सैचुरेटेड फॉर्म में है। अब इसके बाद इसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, इथाइन से इथीन बनाया पहले, और अब क्या बना दिया, इथेन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइन्स हैं, इनमें इथीन और इथाइन से ही क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, मिथीन और मिथाइन जैसी कोई चीज़ क्यों नहीं है ना। तो क्यों नहीं है, क्योंकि मीथेन में क्या था, सिर्फ एक ही कार्बन था, है ना। और हमने क्या पढ़ा, जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, तो वो अल्कीन और अल्काइन होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए, है ना। तो 2 कार्बन मिनिमम चाहिए, इसीलिए जो आपके अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, वो आपके किससे शुरू होते हैं, इथीन और इथाइन से शुरू होते हैं, ठीक है। और मीथेन और मिथीन और मिथाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कार्बन का बना होता है। मीथेन जो है वो सिर्फ एक कार्बन का बना होता है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, एल्केन्स में प्रेजेंट है,